हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लास। और आज की क्लास हम करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पार्ट 1 का वीडियो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका मतलब बेसिकली है क्या, इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि यहाँ का जो किंग था, किंग लुई 16, उसकी क्या पोजीशन थी और उसके आने के बाद ही फ्रांस में इतना रेवोल्यूशन क्यों हो रहा था। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि उस टाइम जब आपका रेवोल्यूशन हो रहा था फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस के अंदर आपके बेसिकली 3 टाइप के लोग थे जो पूरे फ्रांस की कैटेगरी में डिवाइड थे। और वो 3 तरह के लोग कौन कौन से थे, वो आपके 3 तरह के लोग थे। उसमें पहले थे आपके कलरगी, जिसे आप फर्स्ट ई स्टेट कह सकते हो, दूसरे थे आपके नोबिलिटी जिसे सेकंड ई स्टेट कह सकते हो, और तीसरे थे आपके कॉमनर जिसे आप थर्ड ई स्टेट कह सकते हो। अब ये फर्स्ट ई स्टेट यानी कि कलरगी कौन होते हैं, सेकंड ई स्टेट यानी कि नोबिलिटी कौन होते हैं, और थर्ड ई स्टेट यानी कि कॉमनर्स कौन होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उस क्लास के अंदर हम यही देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली यही देखेंगे कि जो कलरगी है, नोबिलिटी है और कॉमनर्स यानी कि जो फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट के लोग हैं वो बेसिकली है कौन, किन लोगों को हम फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट यानी कि कलरगी, नोबिलिटी और कॉमनर्स कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब आपका फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस रेवोल्यूशन के अंदर जो लोग थे, जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो आपकी 3 पार्ट में डिवाइड थी। और वो 3 पार्ट आपकी कौन कौन सी थी, कलरगी थी, नोबिलिटी थी, कॉमनर्स थी। तो हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो क्या कहता है आपका पहला पॉइंट, देयर वर फॉलोइंग 3 स्टेट इन फ्रांस रेवोल्यूशन। ठीक है, जब आपका फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस टाइम पे यही 3 तरह के लोग थे, जिसमें से आपका पहला आता है कलरगी, फर्स्ट ई स्टेट। अब कलरगी यानी कि फर्स्ट ई स्टेट के लोग कौन होते हैं बेसिकली, तो पर्सन हुज वर्क इज एसोसिएटेड विद चर्च, लाइक फादर, मेंबर ऑफ चर्च, कैथोलिक चर्च एटसेट्रा। ठीक है, फ्रांस के अंदर जो फर्स्ट ई स्टेट कलरगी है उसमें उसके अंदर बेसिकली वो लोग आते हैं जो चर्च के काम के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। मतलब ऐसे जो होते हैं ना, जैसे आपके पादरी हो गए, फादर्स हो गए, या फिर चर्च के अंदर इस तरह से काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उसी को हम फर्स्ट ई स्टेट यानी कि कलरगी कहते हैं। ठीक है, और ये कैथोलिक चर्च आपका, ये एक आपका जो चर्च के अंदर भी आपके बहुत सारे टाइप होते हैं अलग अलग, तो उसी में से जो एक तरह के आपका चर्च आता है वही आपका कैथोलिक चर्च है। और कैथोलिक चर्च वालों की ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी फ्रांस के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, अब जो हमारे सेकंड ई स्टेट के लोग आते हैं यानी कि नोबिलिटी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि नोबिलिटी के अंदर कौन से लोग आते हैं और या फिर सेकंड ई स्टेट के अंदर कौन से लोग आते हैं। तो देखो क्या कहता है इसके अंदर, रिच पीपल, बिग लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एटसेट्रा। देखो फ्रांस के अंदर उस टाइम पे जितने भी ऐसे लोग थे जो पैसे वाले लोग थे, या फिर जिनके पास बहुत सारा जमीन ज्यादा था, या फिर जो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स थी, गवर्नमेंट जॉब मतलब जो आपके किंग लुई 16 के अंदर काम करते थे, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो किंग लुई 16 ही था जैसा भी था। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये कहा गया कि उस टाइम पे जितने भी आपके अमीर लोग थे या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा जमीन ज्यादा था, धन था, या फिर जिनकी गवर्नमेंट जॉब, ऐसे लोग किसके अंदर आते थे, नोबिलिटी के अंदर आते थे, यानी कि सेकंड ई स्टेट के अंदर आते थे। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको जो लास्ट ई स्टेट आता है वो आपका थर्ड ई स्टेट्स यानी कि कॉमनर्स। तो बेसिकली अब कॉमनर्स कौन होते हैं, तो देखो सिंपल है, फर्स्ट ई स्टेट के अंदर सारे के सारे आपके चर्च से जो एसोसिएटेड लोग हैं जो काम करते हैं वो हो गए। सेकंड ई स्टेट के अंदर जितने भी आपके अमीर लोग हो गए, या फिर जिनके पास जमीन ज्यादा था, या फिर जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है वो हो गए। और जितने भी आपके बच गए गरीब, जिसे आप कह सकते हो, या फिर जो आपके पीजेंट्स थे, किसान थे, वो आपके किस में आ गए, कॉमनर्स यानी कि थर्ड स्टेट में आ गए। तो इसमें क्या कहता है, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, ये सब क्या है, ये सब आपके थर्ड ई स्टेट के अंदर आते हैं, यानी कि कॉमनर्स लोग कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे पहला वर्ड यूज हुआ आपका पीजेंट, यानी कि जो किसान होते हैं उसी को हम पीजेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आर्टिशंस, आर्टिशंस मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना आपके हाथ से जो काम करते हैं, चाहे आपका हाथ से कोई बुनाई करना, कढ़ाई करना, या फिर हाथों का बर्तन बनाना, या फिर बांस की टोकरी वगैरह बनाना, मतलब हाथ की इस तरह से लोग काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिशंस कहते हैं। तो वो भी इसी के अंदर आते थे थर्ड स्टेट के अंदर। स्मॉल पीजेंट यानी जो छोटे मोटे किसान हो गए, जिनकी अपनी जमीन नहीं होती थी, वो दूसरे की जमीन पर काम किया करते थे, वो आपके स्मॉल पीजेंट्स हो गए। लैंडलेस लेबर्स यानी कि ऐसे लेबर जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, वो दूसरों के लिए काम करते थे, लेबर मजदूरी करना, ये सारी चीजें। ठीक है, और या फिर जो नौकर हो गए सर, बेसिकली ये सारे लोग आपके थर्ड स्टेट यानी कॉमनर्स के अंदर आते थे, कॉमनर्स कहलाते थे। तो देखो अब यहां तक हमने ये पढ़ लिया कि जो उस टाइम का जो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो बेसिकली आपकी 3 कैटेगरी में किस किस तरह से डिवाइड थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि दीज ई स्टेट वाज पार्ट ऑफ ए फेडरल सिस्टम। ठीक है, जो ये आपका ई स्टेट हमने जो पढ़ा ना अभी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ई स्टेट, यानी कि फ्रांस का जो पूरी सोसाइटी है वो पूरी की पूरी सोसाइटी आपकी किसके ऊपर काम करती है, फेडरल सिस्टम के ऊपर काम करती है। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये रहा आपका, यहाँ पे ये रहा। देखो क्या कहता है, द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। वही पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो आपके ये ई स्टेट है यानी कि जो फ्रांस का जो पूरा ग्रुप है, पूरी सोसाइटी है, वो आपका किसका, फेडरल सिस्टम का पार्ट है। इन विच, अभी फेडरल सिस्टम क्या होता है वो हम समझते हैं। व्हाट इज फेडरल सिस्टम, तो इन विच लैंड होल्डर्स प्रोवाइड लैंड टू टेनेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर लॉयल्टी एंड सर्विस। देखो
जो आपका फेडरल सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली ना, ये आपका एक रैंकिंग की तरह होता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरह से होता है। मतलब बेसिकली ये कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है वो क्या करता है, गरीबों को ज़मीन देता है और बदले में उनसे काम करवाता है, उनके सर्विस लेता है, उनसे नौकरी करवाता है, फिर उनसे फ्री में अपने यहाँ काम करवाता है। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो आपका फ्रांस की सोसाइटी थी ना, ये तीन तरह के लोगों की, ये आपका इसी सिस्टम के अंदर काम करता था कि जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन है वो अपने ज़मीन पे लोगों से काम करवाता है या अपनी ज़मीन किसी को देता है और बदले में जिसको ज़मीन देता है वो अपनी सर्विस या फिर अपनी लॉयल्टी उस लैंडलॉर्ड को देता है। तो इस तरह से आपका पूरा फेडरल सिस्टम काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट कहता है 90% ऑफ पॉपुलेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझेंगे। 90% ऑफ पॉपुलेशन वाज पीजेंट्स, ओनली थर्ड स्टेट मेंबर पेड टैक्सेस। देखो इसका जो ये पॉइंट कहता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका कहता है 90% ऑफ पॉपुलेशन वाज पीजेंट, मतलब उस टाइम पे फ्रांस के अंदर आपके जितने भी तीनों स्टेट्स हैं, तीनों स्टेट्स में से मिला के जो भी पॉपुलेशन बनती है उस टाइम पे फ्रांस की, जो कि आपको आगे पता चलेगा, उसका 90% पॉपुलेशन है कि 90% पॉपुलेशन किसका था, पीजेंट्स का था। मतलब ये कि ज्यादातर लोग, मतलब 90% से भी ज्यादा लोग उस टाइम पे फ्रांस के अंदर कौन थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, मजदूर किसान थे, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है ओनली थर्ड स्टेट मेंबर पेड टैक्स, यही पॉइंट है जिस वजह से आपका पूरा क्या होता है, फ्रांस के अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशन होता है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है इसके अंदर, कहता है देखो आपने खुद पढ़ लिया कि उस टाइम पे जो फ्रांस की जो एक सोसाइटी थी, यानी वहाँ के जो लोग थे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट, कलरगी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। तो इन तीनों स्टेट में से जो टैक्स देने का काम था ना, जो टैक्स देते थे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके कॉमनर्स थे, यानी कि जैसे आपके पीजेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, या फिर जो आपके सर्वेंट्स हो गए, यानी कि वो लोग जो थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं, ओनली दे आर लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। मतलब ये पॉइंट ये कहता है कि भाई उस टाइम पे टैक्स सिस्टम था, हमने, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। उस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो उस टाइम पे जो टैक्स था वो किंग लुई 16 टैक्स बढ़ाने वाला था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था नहीं, लेकिन वो टैक्स किसके ऊपर बढ़ाता, वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर ही बढ़ाता। क्यों? क्योंकि भाई बाकी के दो स्टेट तो टैक्स देते ही नहीं है। मतलब जो नोबेलिटी है और जो क्लर्गी है उनके लिए फ्रांस के अंदर रूल बना हुआ था कि भैया तुम आराम से जियो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, तुम्हें टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम बस खाली पैसे लो लो लो, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आपका यही कहता है कि उस टाइम पे जब फ्रांस के किंग लुई 16 था तो उस टाइम पे आपका ये रूल बना हुआ था पूरे बोर्बन डायनेस्टी के दौरान कि फ्रांस के अंदर सिर्फ जो लोग थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं भैया वही सिर्फ और सिर्फ टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, और कोई भी टैक्स नहीं देगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, ये टैक्स नहीं देंगे, बट थर्ड स्टेट के सारे लोग टैक्स देंगे। तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि भाई कानून है लेकिन सबके लिए एक बराबर नहीं है, तो ये चीज गलत है। तो इसी मुद्दे की वजह से आपका पूरा रेवोल्यूशन होता है, वो अब आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स। ठीक है, अब ये और थोड़ा मतलब नाइंसाफी वाली बात हो गई। क्या? इस पॉइंट में ये कहता है कि फ्रांस के अंदर उस टाइम पे जितनी भी जमीन थी, मतलब फ्रांस का जमीन का जितना भी हिस्सा है, जितनी भी जमीन पे फ्रांस फैला हुआ था उस टाइम पे, तो फ्रांस के अंदर जितनी भी जमीन थी ना, उस जमीन का 60% हिस्सा, उस जमीन का 60% हिस्सा किसके पास था? वहां के जो आपके नोबल्स थे और चर्च के लोग थे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उस टाइम पे जो आपके फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकंड स्टेट के लोग थे, और थोड़े बहुत जो आपके रिच पीजेंट थे, रिच पीजेंट मतलब ये मैं समझा कि बहुत पैसा उनके पास, रिच पीजेंट सिर्फ उनको कहा गया जिनके पास अपनी खुद की थोड़ी बहुत जमीन होती है, तो उसे रिच पीजेंट कह दिया गया बस। तो बेसिकली है क्या कि फ्रांस के अंदर उस टाइम पे जितनी भी जमीन थी ना, उस जमीन का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नोबेलिटी एंड क्लर्गी के पास था और थोड़े बहुत रिच पीजेंट्स के पास था। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि उस टाइम पे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 90% थे और थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना है, फर्स्ट और सेकंड को नहीं देना। पहली बात तो ये है जो गलत हो रही है। दूसरी बात ये कि फ्रांस के अंदर जितनी भी जमीन है ना, उस जमीन का 60% हिस्सा, यानी कि आधे से ज्यादा हिस्सा फर्स्ट और सेकंड स्टेट का है, थर्ड स्टेट के पास है ही नहीं। तो ये एक और गलत चीज। तो मतलब काफी सारी चीजें थी जो अनइक्वल थी बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट कहता है दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फेडरलिज्म। देखो ये पॉइंट आपका ये कहता है कि हमने जो ये पढ़ा ना आपका फेडरल सिस्टम पढ़ा, तो फेडरल सिस्टम को ही फेडरलिज्म सिस्टम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब फेडरल सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है आपका? फेडरलिज्म है। तो आप फेडरलिज्म सिस्टम का है या फेडरल सिस्टम का है, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो अब हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स, जो क्या कहता है उसी टॉपिक के आगे कि इन एक्सचेंज दे गिव सर्विस लाइक वर्क इन देयर हाउस एंड फील्ड्स टू सर्व इन आर्मी, टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग्स, रोड्स एटसेट्रा।
अभी हमने पढ़ा था ना इससे पहले जो पॉइंट लिखा होता है उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो फेडरलिज्म सिस्टम के ऊपर काम करती थी, जिसके अंदर क्या होता था कि जो आपके रिच पीपल होते थे वो अपना जमीन गरीबों को दिया करते थे काम करने के लिए, जिसके बदले में जो आपके थर्ड स्टेट के पर्सन थे या फिर जो पुअर पर्सन थे या पीजेंट्स थे, उसके बाद जमीन के बदले वो क्या करते थे कि जो अमीर लोग होते थे या जो ऐसे लैंडलॉर्ड होते थे जो अपना जमीन देते थे काम करने के लिए, वो बदले में उनसे क्या करवाते थे अपने घर के अंदर या फील्ड के अंदर यानी कि अपने खेत के अंदर काम कराते थे या फिर आर्मी में काम कराते थे या फिर क्या करते थे जब उनके आसपास कोई रोड बनता है, बिल्डिंग बनती है या फ्रांस के अंदर ऐसा कोई पब्लिक काम होता था तो उन पब्लिक काम के अंदर इनको पार्टिसिपेट करना पड़ता था। किस लिए? क्योंकि बदले में इनको जमीन दी जाती है उन लैंडलॉर्ड्स के द्वारा और उसी के बदले ये क्या करते थे, ये काम किया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से फेडरलिज्म सिस्टम काम करता है जिसके अंदर लैंडलॉर्ड्स अपने लैंड देते हैं, जमीन देते हैं और बदले में जिनको लैंड देते हैं थर्ड स्टेट वालों को, उनसे बदले में काम करवाते हैं। जो आपके काम यहाँ लिखे हो जैसे घर में, खेत में काम कराना, आर्मी में काम कराना या फिर अगर पब्लिक रोड सड़क बनती है तो उस पर काम करना, अब उनके बदले में उन्हें कुछ भी दिया नहीं जाता था, बस उनको लैंड दे दिया, वही बहुत है जिस पे वो काम करते थे। अगला पॉइंट कहता है देयर वर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस पेड बाय थर्ड स्टेट्स। ठीक है, देखो ये एक पॉइंट है। इससे पहले तुमने ये पढ़ा था कि भाई जो आपका फ्रेंच सोसाइटी है उसके अंदर 3 तरह के लोग हैं जिसमें से सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पर्सन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स सिस्टम। उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था, लेकिन थर्ड स्टेट को सिर्फ टैक्स ही नहीं देना पड़ता बल्कि 2 टैक्स देने पड़ते थे, यानी यहाँ पे डबल टैक्स सिस्टम था। अभी डबल टैक्स सिस्टम क्या है? पहली बात तो ये कि फर्स्ट सेकंड स्टेट वाले को टैक्स देना नहीं पड़ता, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले ही देते हैं। और थर्ड स्टेट वाले भी वो एक तरह के टैक्स नहीं देते, 2 तरह के टैक्स देते थे, यानी कि 2 बार टैक्स देते थे। अब वो 2 बार टैक्स क्या है वो हम देख लेते हैं। एक है आपका टाइस और एक है आपका थाइस। ठीक है, इसको आप टाइस पढ़ोगे, इसे आप थाइस पढ़ोगे तो क्या कहता है थाइस टैक्स कौन से होते थे? दिस टैक्स पेड बाय थर्ड स्टेट टू कलर की। देखो थाइस टैक्स जो है यानी कि ये वाला जो टैक्स है, ये वाला टैक्स किस थर्ड स्टेट के द्वारा तो दिया जाता है, लेकिन थर्ड स्टेट के द्वारा ये वाला टैक्स किसको दिया जाता था? ये वाला टैक्स डायरेक्टली कलरगी को, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे ना, फर्स्ट स्टेट के लोगों को ही ये टैक्स दिया जाता था। किसके द्वारा? थर्ड स्टेट के द्वारा। और इसी टैक्स को TITHES यानी कि थाइस टैक्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अब टैक्स में देते क्या थे? पैसा नहीं। टैक्स के अंदर ये क्या देते थे? थाई टैक्स इज 1/10 ऑफ द समथिंग पेड बाय थर्ड स्टेट टू कलरगी। ठीक है, इस टैक्स के अंदर जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना वो कलरगी को कोई पैसा नहीं देते थे, बल्कि कलरगी को ना वो जो भी चीजें करते थे, यानी मान लो अगर आर्टिशियंस है तो भी कोई चीज बनाता होगा या फिर पीजेंट है तो वो कोई अपना अनाज बोता होगा, तो वो जितना भी अनाज बोता है या फिर जितना भी एक आर्टिस्ट काम कोई सामान बनाता है, उस बनाए हुए सामान का 1/10 हिस्सा किसको देते थे? कलरगी को देते थे एक टैक्स के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला टैक्स थाइस टैक्स है जो कलरगी को दिया जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा, जो कि उनके द्वारा बनाए गए या फिर उगाए गए चीजों का 1/10 पार्ट हुआ करता था। और थर्ड स्टेट को ही जो दूसरा टैक्स देना होता था वो था आपका टाइल टैक्स। अब ये टाइल टैक्स क्या है? TAILLE टाइल टैक्स। दिस टैक्स पेड बाय थर्ड स्टेट टू द गवर्नमेंट विच इज ए काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और देखो जो सेकंड टैक्स था, ये टैक्स थर्ड स्टेट के लोग किसको देते थे? गवर्नमेंट को देते थे, यानी कि लुई 16 के गवर्नमेंट को देते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी टैक्स को क्या कहा जाता है? इस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ इन दोनों में से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो इसी टैक्स को यानी कि थाइल टैक्स को ही डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है इसके अंदर कि हैंस द थर्ड स्टेट हैज टू फेस फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू दिस टैक्स सिस्टम। जैसे जो थर्ड स्टेट के लोग तो सिर्फ उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये कि पूरे फ्रांस के अंदर जितना जमीन का हिस्सा था उसमें से ज्यादा जमीन का हिस्सा फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले के पास था, थर्ड स्टेट वालों के पास नहीं था। तीसरा प्रॉब्लम ये कि जो सिर्फ और सिर्फ टैक्स है थर्ड स्टेट को ही देना, लेकिन थर्ड स्टेट को एक तरह के नहीं 2 तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो इस टैक्स सिस्टम की वजह से थर्ड स्टेट वालों को काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि पैसों की तंगी से गुजरना पड़ रहा था। आपको जो एक नेक्स्ट नया टॉपिक एकदम फ्रेश टॉपिक है ये हम देखते हैं। ये क्या बोलता है? क्या कहता है? द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांस के अंदर 3 तरह के लोग थे, सोसाइटी जो बटी हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। तो आपको क्या लगता है इन तीनों स्टेट में से सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा था जीने के लिए? ऑब्वियसली बात है थर्ड स्टेट के लोग ही कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा है, प्रॉपर्टी उनके पास है नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं, और जो भी उनके पास आता है वो टैक्स रूप में दे देते हैं। तो काफी दिक्कत थी इनके सामने। तो देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और ज्यादा सर्वाइव इनको करना पड़ा। कब? जब आपकी एक एक्सट्रीम सिचुएशन आई। अब वो सिचुएशन क्या है वो हम देखते हैं।
क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस टू 28 मिलियंस। ठीक है, इसके अंदर ये कहता है कि एक टाइम ऐसा आया कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी एक टाइम पे 23 मिलियंस थी। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी आपकी एक टाइम पे 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख थी, जो कि 1715 में थी। बट ये 23 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ के आपकी 1789 तक आते आते 28 मिलियन होगी, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन जो कि 1715 में थी फ्रांस की, वो बढ़ के 2 करोड़ 80 लाख हो गई कब, 1789 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे कुछ बड़े न बड़े पॉपुलेशन जरूर बढ़ रहा था। चलो अच्छी बात है। तो आगे पॉइंट क्या कहता है, विच लीड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड्स ग्रेन्स बट प्रोडक्शन कुडंट इंक्रीज। देखो सिंपल चीज है, 1715 में पॉपुलेशन इतनी है जो कि 1789 में पॉपुलेशन बढ़ के इतनी हो गई। अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन के जो लोग होंगे उनको फूड तो चाहिए, खाना तो चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन बढ़ने से उनके लिए जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। तो अब फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज होगी तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने कंट्री के अंदर फूड और ग्रेन्स के जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर है, उसको इंक्रीज करना चाहिए भाई, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करोगे तो जो ज्यादा से ज्यादा आपका पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है उसकी डिमांड को आप पूरा कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा था, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था, मतलब लोग धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जा रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रहा था। यहाँ पे जो आपका फूड क्रॉप था वो आपका इंक्रीज नहीं हो रहा था, वो फूड एग्रीकल्चर वैसा का वैसा ही था, जितना 1715 में था उतना ही 1789 में था। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आई, अब वो देखते हैं हम क्या, कि सो द प्राइस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीज, ठीक है, बट द वेजेस ऑफ वर्कर्स डज नॉट इंक्रीज। अब इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ी, एग्रीकल्चर बढ़ा नहीं, इसके लिए क्या हो गया, जो बचा कुचा फूड था तो उसका प्राइस बढ़ने लग गया। मतलब हम डिमांड बढ़ा रहे हैं तो हम फूड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उल्टा फूड के ऊपर जो प्राइस है उसको और इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि भाई देखो डिमांड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना 11th-12th की, तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी। तो फिलहाल आप इतना समझो कि जब डिमांड बढ़ता है और अगर आपका एग्रीकल्चर नहीं बढ़ता तो जो बचा कुचा फूड है उसी का आपका क्या बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो कुछ यहाँ पे ऐसे हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने के कारण जो फूड था, जो आपके बचे कुछ ब्रेड्स वगैरह थे, रोटी थी, उनका क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। अब प्राइस तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इससे क्या हो रहा था कि जो वहां पे लेबर्स थे उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही। भाई प्राइस भी इंक्रीज होगा तो हम खरीद लेंगे अगर हमारे पास पैसे होगा तो, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। और पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि जो हम लेबर हैं, हम जो मजदूर हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। तो हम भला अपने डिमांड को कैसे पूरा कर पाएंगे, खाने की डिमांड को। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कुछ देखने को मिल रहा था, जो कि आपका क्या है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। और थर्ड स्टेट वालों को सिर्फ इतना ही सर्वाइव नहीं करना पड़ा, इससे भी आगे वो सर्वाइव कर रहे थे। वो क्या है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विच लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। देखो बेसिकली सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एक आपकी एक ना कंडीशन होती है, जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है और पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो प्रॉपर ग्रेन्स होते हैं, प्रॉपर फूड होता है ना, वो कंप्लीट नहीं होता। मतलब एक कंट्री के अंदर जितने पॉपुलेशन होती है खाने के लिए, उतना खाना उस कंट्री के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने की वजह से क्या है, गरीब लोग खाना खरीद नहीं पाते, जिस वजह से भुखमरी चालू हो जाती है और उस भुखमरी से गरीब लोग मरने लग जाते हैं। तो उसी एक्सट्रीम कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। और फ्रांस में भी तो कुछ ऐसा ही था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, डिमांड भी बढ़ रही थी, लेकिन जो आपका फूड का क्रॉप था वो बढ़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से जितना भी आपका फूड क्रॉप हो पा रहा था, जितना भी आपका एग्रीकल्चर हो पा रहा था, उसका प्राइस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से गरीब लोग खरीद नहीं पा रहे थे। और उसी वजह से क्या हो गया था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस इंक्रीज होने लग रहा था। कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने ये सारी बातें समझ ली कि फ्रांस के जो गरीब लोग यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो किस तरह से जूझ रहे हैं इस गलत टैक्स सिस्टम से, ज़्यादा टैक्स देने से, और ऊपर से ये फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जो भी आप कह सकते हो। मतलब सारा ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा दुखों का पहाड़ थर्ड स्टेट के ऊपर ये आके गिर गया है। लेकिन ये पहाड़ कब तक रहेगा वो हम आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, एक ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। देखो अब इसमें जो आपका है ना, ये मिडिल क्लास काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरह से ये समझो कि एक फिल्म के अंदर जो हीरो होता है ना, वही मेन बंदा होता है। इस तरह से इस पूरी कहानी के अंदर जो हमारा हीरो है वो मिडिल क्लास के लोग ही हैं। मिडिल क्लास के लोग ही कैसे इस टैक्स सिस्टम को खत्म करते हैं, कैसे फ्रांस रेवोल्यूशन करते हैं और कैसे चेंजेस लेके आते हैं, कैसे नए गवर्नमेंट बनाते हैं, वो हम देखेंगे इस चैप्टर के वीडियो के पार्ट 3 में। फिलहाल पार्ट 1 और पार्ट 3 का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 पार्ट 2 के अपलोड होने के कुछ देर बाद ही अपलोड हो जाएगी, तो आप तीनों ही पार्ट अब देख सकते हैं फ्रांस रेवोल्यूशन का। सो सी यू ऑन दैट वीडियो, बाय।